हाँ भाई, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, सॉलिड स्टेट। अब इतने दिन तक लॉकडाउन चल रहा है तो थोड़ी थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बनाया है, तो उसमें आप सब ज्वाइन हो अपने विद्यालय के नाम से है। और जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई समझ में नहीं आती बात, तो उसमें हम कंप्लेन करेंगे। कोई क्वेश्चन पूछना है तो लिख के फोटो करके क्लिक करके उस पर भेज देंगे, तो मैं सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाया करूँगा। ठीक है, तो चलो अभी फ़िलहाल पहले इसे वीडियो को देखें और मैं लिंक सब बताऊँगा कि कहाँ से इसे देखना है। और अब स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। ठीक, तो सबसे पहली बात, ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। और ये बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम 3 मार्क्स इसमें से आता है, 3 मार्क्स का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई ये ठोस अवस्था क्या है। ठोस, तो इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे पदार्थ। क्या होता है पदार्थ? तो पदार्थ प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, वह क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। पदार्थ में क्या है? वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका क्या होता है? द्रव्यमान भी होता है। तो वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। क्योंकि अब नोट्स लिखाने की बात आई तो मैं यहाँ लिखाऊंगा नहीं, मैं आपको लिखे लिखाए नोट्स प्रोवाइड करूंगा इस अपने ग्रुप पे, और उससे आप उतार लेंगे। यहाँ केवल समझने का काम होगा। ठीक है, तो पदार्थ क्या होता है? वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ द्रव्यमान होता है। अब जैसे ये मार्कर ही है, ये मार्कर क्या कर रहा है? ये इसका कुछ द्रव्यमान है, वजन है, और अगर इसे हम कहीं रखें तो कितना स्थान घेरेगा? इतना स्थान तो ये घेरेगा। ठीक है, तो कोई भी वस्तु ले लो। अब पदार्थ की अवस्था है, दूसरे नंबर पे आता है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, तो कितनी अवस्थाएं होती है पदार्थ की? तो बच्चों, पदार्थ की अवस्थाएं होती है मुख्यतः रूप से तो 3 ही होती है, पर हम उसमें एक ठोस, द्रव, गैस और एक नई चीज और पढ़ेंगे, प्लाज्मा। ये जनरली तुमने सबने पढ़ रखा है कि ठोस, द्रव, गैस क्या होता है ना? तो हम फिर भी एक बार फिर से पढ़ेंगे, और इस चैप्टर में हम केवल ठोस का अध्ययन करेंगे, ना कि द्रव का, गैस का, ये प्लाज्मा का। इसका नाम ही सॉलिड स्टेट है। तो देखते हैं ठोस क्या होता है। अगर हम ठोस की बात करें, ठोस, नोट्स की चिंता ना करें, नोट्स में आपको बने बनाए दूंगा, केवल यहाँ समझने का प्रयत्न करें। तो ठोस का मान लीजिए कोई भी अणु है, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी वस्तु है जो ठोस है, उसके जो अणु होते हैं, ठोस के जो अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं, है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जो, मान लीजिए ये 2 ठोस हैं, 2 अणु हैं, मैं भी अलग अलग दिखा रहा हूं, तो इनके बीच में एक बल काम करता है जिसे हम अंतराणविक बल कहते हैं।
वो बहुत अधिक होता। ठोस के अणुओं के बीच अंतरा आणविक बल, इसे क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक बल काम करता है जो बहुत ही अधिक होता है। तो ठोस के अणुओं के बीच सबसे पहली बात क्या हुई, अंतरा आणविक बल अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। कहां, ठोस के अणुओं के बीच, ठोस के अणुओं के बीच अंतरा आणविक बल अधिकतम होता है। दूसरी बात, तुम देख रहे हो कि ठोस के अणुओं के मध्य जो दूरी है वो बहुत कम है। यहां देखो, ठोस के अणुओं के बीच दूरी कैसी है, बहुत कम है। तो अणुओं के मध्य, दूसरा गुण क्या हो गया, अणुओं के मध्य दूरी न्यूनतम तम होती है। ठीक है, कि ठोस के अणुओं के मध्य दूरी कैसी होती है, बहुत कम होती है। तीसरी बात है कि अगर कोई ठोस है या कोई ठोस वस्तु है तो उसका आकार कैसा होगा, निश्चित आकार। कैसे, अब ये मार्कर है, ये ठोस है तो इसका आकार निश्चित है। अगर आप कहीं फेंक दोगे तो ये बदलेगा नहीं, ऐसा ही रहेगा। और इसका आयतन भी निश्चित होगा। आयतन से क्या मतलब है, आयतन मतलब स्थान, मतलब आयतन का मतलब ये है कि कितनी जगह यह घेरेगा। मान लीजिए हम इसे यहां रखें तो जितनी इसने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में जितनी जगह घेरी उसे क्या बोलेंगे हम, आयतन कहते हैं। तो इसका आयतन भी निश्चित होगा, क्योंकि जब इसका आकार नहीं बदलेगा, इसे कहीं भी रखो उतना ही जगह घेरेगा ही, तो आयतन भी क्या हो गया, निश्चित। तो ठोसों का एक गुण क्या होता है, निश्चित आकार होता है और आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। तीसरा नंबर, नेक्स्ट 4, ठोसों में एक गुण नहीं पाया जाता, बहने का। मान लीजिए मैं इसे कहीं रख दूं तो ये ऐसा नहीं है कि ये बहने लगेगा, तो है ना, तुम जानते हो ये बात कि इसमें बहने का गुण नहीं होता, ठोसों में बहने का गुण नहीं होता। अभी तो ये जनरली मैंने ऐसे ही आपको लिख दिया है, पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा जिसमें सारा कुछ सिस्टमैटिक ढंग से लिखा हुआ होगा, आप उसमें से नोट करने समझने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ा, पदार्थ। पदार्थ क्या होती है, वह वस्तु जो जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ वजन होता है। अब दुनिया की कोई ऐसी चीज है जिसमें वजन नहीं है, सब में वजन है। वह वस्तु जो जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है वो क्या कहलाती है, पदार्थ। पदार्थ की अवस्था है, अवस्था मतलब किन किन रूपों में पदार्थ मिलता है। इस दुनिया में जितनी भी चीज है वो कितने रूपों में पाई जाती है, तो या तो वो ठोस होगी, दुनिया की कोई भी चीज ठोस होगी, या द्रव होगी, या गैस, या फिर एक वैज्ञानिकों ने एक फॉर्म और निकाली, प्लाज्मा। तो इसे जनरली पढ़ने में मुख्यतः 3 ही अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहले को हमने डिस्कस किया ठोस। ठोस क्या होता है कि ठोस ऐसी वस्तु जिसमें अणुओं के बीच अंतरा आणविक बल अधिकतम होता है, बहुत ज्यादा होता है, और वो इसी बल के कारण उनके बीच की दूरी क्या होती है, न्यूनतम, पास होते हैं। ये आकर्षण बल की तरह होता है, एक दूसरे को खींचता है। तीसरी बात, ठोसों का जो आकार होता है वो निश्चित होता है और आयतन भी इनका कैसा होता है, निश्चित होता है, अर्थात इनका आकार बदलता नहीं है। जैसे पानी है, पानी का आकार जिस बर्तन में भरोगे आप उसमें बदल जाएगा, उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। आयतन निश्चित, जितना स्थान इस मार्कर को यहाँ घेरना है तुम कहीं और भी ले जाओ तो उतना स्थान वहां घेरेगा। बहने का गुण नहीं पाया जाता, ये बहते नहीं है। ये ठोस को एक जगह रख दिया, वहां से दूसरी कहीं और खिसक गए, बह गए या दूसरी तरफ चले गए, तो बहने का गुण भी नहीं पाया जाता। तो अब हम पढ़ते हैं दूसरा, नंबर 2, द्रव। द्रव क्या होता है,
तो द्रव में बस हल्की फुल्की चीजें हैं ये जो आपने पढ़ रखी है पहले भी। तो द्रव में क्या है, द्रव में है बच्चों कि इसके जो अणु होते हैं, द्रव के जो अणु हैं वो ठोसों की अपेक्षा उनके बीच अंतराणविक बल, यहां पे इनके बीच जो बल है वो ठोसों की अपेक्षा कम होता है। सुनिए, द्रव में क्या होता है, अणुओं के मध्य अंतराणविक बल ठोसों की अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण अंतराणविक बल ठोसों की अपेक्षा कम होता है, कम। और अणुओं के मध्य की दूरी ठोसों की अपेक्षा कम होती है। मतलब कहने का कि जब बल घट गया, अणुओं के मध्य अंतराणविक बल कम हो गया, तो उनके बीच क्या रहा, खिंचाव कम रहेगा, और खिंचाव कम रहेगा तो उनके मध्य की दूरी भी क्या रहेगी, थोड़ा सा ज्यादा रहेगी। इसी कारण आप किसी ठोस वस्तु के बीच में से हाथ अगर निकाले तो निकलेगा नहीं, या तो वो वस्तु टूटेगी या आपके चोट लगेगी। परंतु अगर किसी द्रव में आप हाथ घुमाते हैं तो वहां से क्या निकल जाएगा, पानी के बीच से, दूध के बीच से तुम्हारा हाथ वहां से निकल जाएगा। थोड़ी फील होगा कि द्रव किसी चीज से टकरा के हमारा हाथ जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके अणुओं के मध्य की दूरी क्या होती है, थोड़ा अधिक होती है ठोसों से। दूसरी बात, इनका आकार जो है अनिश्चित होता है। क्यों? अनिश्चित आकार। भाई आकार क्यों? मान लीजिए हमने एक बाल्टी पानी लिया, वो बाल्टी में भरा हुआ है, फिर हम अगर उसे, अब उसने आकार किसका ले रखा है, बाल्टी का। अगर हम उसे किस में रख दें, किसी बड़े पात्र में रख दें या बड़े भगोने में रख दें, तो अगर उस पानी को उसमें उलट दिया जाए तो फिर वो किसका आकार ले लेगा, भगोने का आकार ले लेगा। या फिर उसे हम किसी टंकी में भर दें तो उसकी तली तली में आ जाएगा, तो किसका आकार ले लेगा, फिर वो टंकी का। तो इस द्रव को जिस पात्र में भरा जाता है उसी का आकार वो ग्रहण कर लेता है, तथा आयतन इसका क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन निश्चित कैसे? आयतन क्या होता है, अभी मैंने बताया कि आयतन जितना कोई वस्तु स्थान घेरती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में, तो वो क्या कहला देता है, उसका आयतन कहला देता है। अब एक बाल्टी पानी था, 10 लीटर था, तो आयतन कितना हो गया, फिक्स हो गया कि इतना आयतन है, इतना स्थान घेर रहा है। एक बाल्टी इतनी बड़ी है तो उसमें फुल भरा हुआ है। अगर उस बाल्टी को आप किसी बड़े पात्र में डाल देते हैं तो नीचे तली में बैठ जाता है, आकार ही तो ग्रहण करता है, स्थान तो उतना ही घेरेगा जितना उसमें घेर रहा था, चाहे वो नीचे नीचे घेरे। तो ये बात हो गई। अब इसमें बहने का गुण, आपको सबको पता है, इसमें बहने का गुण होता है, बहने का गुण होता है, ठीक है, बहने का गुण इसमें पाया जाता है। तो ये कोई विशेष बात नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा मुझे बताना था, ये इंपॉर्टेंट बात है, अंतराणविक बल। तो अब आगे चलते हैं, हम गैस की बात करते हैं। तो गैस क्या है भाई, गैसों में ये कण और भी दूर होते हैं। गैसों के जो अणु होते हैं वो उनके बीच अंतराणविक बल बहुत कम होता है, अंतराणविक बल बहुत कम होता है, बहुत कम। और अणुओं के मध्य की दूरी क्या होती है,
बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक। और इस बात का क्या प्रभाव पड़ेगा? तुमने देखा होगा कि गैस कहाँ मिलती है? हमारे वातावरण में, वायु है। और हम ऐसे हाथ घुमा दें अगर वायु में, तो हमारा हाथ बहुत कम फील करता है कि कुछ लग रहा है हमारे हाथ में, थोड़ी सी हवा टाइप सी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंतरा आणविक बल जो गैस के अणु होते हैं उनके बीच बहुत कम होता है, और उनके अणुओं के मध्य की दूरी क्या होती है? बहुत अधिक होती है। अणु दूर दूर रहते हैं, तो जैसे ही आप हाथ गुजारोगे तो उन अणुओं के बीच से निकल जाता है आपका हाथ। इसका आकार जो होता है वो निश्चित नहीं होता। इसका आकार भी क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। मान लीजिए आपका गैस सिलेंडर है, आपने गैस उसमें भरी, तो उस गैस ने किसका आकार ग्रहण कर लिया? सिलेंडर का। अगर आप उस गैस को और किसी पात्र में भरोगे तो वो, मान लीजिए आप कमरे में भर रहे हो तो सारे कमरे में फैल जाएगी। अब किसका आकार ग्रहण कर लिया उस गैस ने? उस कमरे का। तो अनिश्चित आकार होता है। और आयतन, आयतन भी इसका अनिश्चित होता है, आयतन भी अनिश्चित। ऐसा क्यों? आपने सिलेंडर में गैस भरी, ठीक है, तो अब उसका आकार भी सिलेंडर का है और आयतन कितना हो गया? जितना वो सिलेंडर का आयतन है, जितनी जगह सिलेंडर में है। परंतु अब आपने उस गैस को लीक कर दिया, खोल दिया, ओपन कर दिया, अब वो आपके किचन में फैल रही है, तो अब किसका आकार ग्रहण करेगी? किचन का। तो अनिश्चित आकार हो गया। और आयतन अब कहां भर गई? वो सारी किचन में भर गई। तो किचन तो बड़ी होती, तो उसने किसका स्थान ग्रहण कर लिया? किचन का। तो आयतन इस तरह से आपका अनिश्चित हो जाता है। इसमें भी बहने का गुण होता, आप जानती हो, हवा चलती है, वायु गैस भी बहती है। अब लास्ट बचता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा क्या है? एक जबरदस्ती वाली बात है। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है? गैस। आपने गैस देखी होगी, और गैस को, मान लीजिए इसमें गैस है, ये गैस भरी हुई किसी पात्र में, और इसे हम उच्च वोल्टता तक क्या करते हैं? गर्म करते हैं, है ना। उच्च वोल्टता ऊष्मा प्रदान करते हैं। ऊष्मा क्या होती है? ऊर्जा। इसे गर्म करते हैं और ज्यादा, इस गैस को। तो इस गैस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि गैस में थोड़ा इलेक्ट्रॉन, इस गैस में क्या होने, रिलीज होने लगेंगे? इलेक्ट्रॉन रिलीज होने लगेंगे जगह जगह, है ना। इलेक्ट्रॉन रिलीज होने लगेंगे, और इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। इसी फॉर्म को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। क्या है कि जब गैस को उच्च वोल्टता ऊष्मा प्रदान की जाती है, उच्च वोल्टता ऊष्मा प्रदान की जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है? परमाणु क्या करने लगता है? परमाणु का इलेक्ट्रॉन निष्कासित होने लगता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ता है? इसे बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं हम मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से आपको कहीं देखा है कि गैस में बिजली प्रवाहित हो गई। क्यों? क्योंकि गैस में कोई आवेश नहीं होता, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। परंतु जब हम इसे उच्च वोल्टता ऊष्मा प्रदान करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो ये प्लाज्मा जो होता है, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से विद्युत का चालक बन जाता है। ये फॉर्म जो होती है प्लाज्मा की, विद्युत का चालक बन जाती है, और ये अत्यधिक रंगीन भी होता है। तो प्लाज्मा क्या होता है? ये रंगीन भी हो जाता है। किसकी वजह से? केवल इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से रंगीन हो जाता है। और इसका आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, क्योंकि ये भी गैस की एक फॉर्म है, गैस की एक अवस्था है। इसका भी आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। आयतन भी अनिश्चित और आकार भी अनिश्चित। तो आप देखो क्या है प्लाज्मा? जब किसी गैस को उच्च वोल्टता ऊष्मा प्रदान की जाती है तो उसमें परमाणु का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है?
उत्सर्जित हो जाता है या निष्कासित हो जाता है, निकल जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उस अवस्था को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये विद्युत की सुचालक होती है। ये अवस्था अत्यधिक रंगीन होती है। रंगीन क्यों? इलेक्ट्रॉनों की वजह से होती है। और इसका आयतन भी अनिश्चित होता है और आकार भी अनिश्चित होता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो बिल्कुल बेसिक था। अब हम जहां से आपका चैप्टर स्टार्ट कर रखा है तो स्टार्ट करते हैं कि अब हम क्या पढ़ते हैं, ठोस द्रव गैस, ये हमने अवस्थाएं पढ़ ली। मगर हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है, ठोस। तो आओ, ठोस का वर्गीकरण, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बातें हम पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालते हैं, ठोसों का ज्यामिति के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्रिस्टलीय ठोस। नंबर दो अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, नंबर एक क्रिस्टलीय ठोस और नंबर टू अक्रिस्टलीय ठोस। हाँ, तो देखो, यहां थोड़ा सा हम वीर गुण भी लिखते रहेंगे इनके। तो बच्चों क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस? सबसे पहली बात, ज्यामिति के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। हमने पढ़ा भी होगा। ज्यामिति क्या होती है? किसी की संरचना, मान लीजिए इस ठोस की आकृति ये है, आकृति, संरचना या ज्यामिति, बात एक ही होती है, के आधार पर कि भाई देखने में इसकी आकृति ऐसी है, इसकी आकृति ऐसी है, तो ठोसों को दो वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय। मैं दोनों को हाथों हाथ बता के चलूंगा, इधर इनके गुण लिखेंगे कि कौन सा गुण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्यामिति की। ये ज्यामिति, तो सबसे पहले बात करेंगे हम ज्यामिति की। तो बच्चों ज्यामिति कैसी होती है इनकी ज्यामिति? देखो, इनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, इनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है और इनकी एक अनिश्चित ज्यामिति होती है। इनकी ज्यामिति कोई निश्चित नहीं होती। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, इनकी ज्यामिति कैसी होती है, निश्चित। कैसे? मान लीजिए एक हम क्रिस्टलीय ठोस का एग्जांपल ले, NaCl। अगर मैं इसकी संरचना की बात करूं तो कैसे बनेगा? देखिए, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव। हम बात करें इसमें Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, ये इसकी आपकी एक संरचना बन गई। ठीक है, अब देखो आप इसमें प्रत्येक अणु, क्रिस्टलीय क्या होता है कि जिसका प्रत्येक अणु एक व्यवस्थित रूप से जुड़ा होता, एक व्यवस्था बनी होती कि पहले Na, फिर Cl, फिर Na, फिर Cl, फिर Cl, फिर Na, एक व्यवस्थित रूप से जुड़े हुए हैं सारे परमाणु, कण या आयन। यहाँ पे आयन, तो ऐसी संरचना को हम क्या बोलते हैं,
एक निश्चित ज्यामिति बोलते हैं, और ऐसे ठोस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। अब अनिश्चित ज्यामिति कैसी होती है? मान लीजिए यहाँ पे क्या हो कि एक कण ये रहा, एक कण ये रहा, एक कण ये रहा, एक कण ये रहा, और इसके बीच में ऐसे ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है। एक कण ये रहा, एक कण ये रहा, और इनके बीच में ऐसी कोई संरचना है, तो इसमें कोई व्यवस्था नहीं है, कोई परमाणु का क्रम नहीं है, अनिश्चित ज्यामिति, कोई ज्यामिति है ही नहीं। तो ऐसे ठोस को हम क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। तो सबसे पहली बात, जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों का ज्यामिति हमने बताई कि क्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति होती है वो निश्चित होती है, और इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके आराम से समझ सकते हैं दोबारा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि यहां पे आपने देखा कि एक Na के चारों ओर, एक Na, इधर Cl है, इधर Cl है, इधर Cl है, इधर Cl है। एक Na के चारों ओर 4 Cl है। और अगर हम बात करें Cl की, इस Cl की, तो इसके चारों ओर भी 4 Na। तो ये एक ऐसी ज्यामिति क्या कहलाती है? निश्चित ज्यामिति कहलाती है। चलिए दूसरा गुण पढ़ते हैं। दूसरा गुण है हमारा हाँ, इसका जो एग्जांपल है रबर वगैरह में आता। दूसरा गुण पढ़ते हैं हम गलनांक। तो गलनांक का क्या मतलब है भाई? इनकी ज्यामिति एक निश्चित ज्यामिति है, कण या अणु या परमाणु या आयन एक व्यवस्थित रूप में जुड़े हुए हैं, तो ये ज्यादा मजबूत होगा, या फिर ऐसा कहिए कि गलनांक एक निश्चित ताप पर पिघलते हैं। कैसे ताप पर? निश्चित ताप पर पिघलते हैं। फिक्स होता कि भाई NaCl किस ताप पे जाके पिघलेगा। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उनका गलनांक फिक्स होता, गलने का ताप, तो एक निश्चित ताप पर ये पिघलेंगे। बट ये एक निश्चित ताप पर नहीं पिघलते। क्यों? जैसे आप टायर जलाओ, तो टायर क्या होगा? पहले एक रेंज तक, जब हम उसे गर्म करेंगे तो गर्म करने की भी एक रेंज होती है, धीरे 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 गर्म हो रहा है, और गर्म होने पर एक रेंज तक पहले वो मुलायम होगा, फिर दूसरी उससे आगे रेंज पे वो पिघलना स्टार्ट होगा, फिर तीसरी रेंज पे वो जलना स्टार्ट होगा। तो ये एक रेंज के अनुसार खराब होते हैं या पिघलते हैं। ठीक है, तो इनका जो ताप होता है वो निश्चित नहीं होता, ये तापमान की रेंज पर धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। ये तापमान की परास, अंग्रेजी में बोलते, वो हिंदी में बोलते हैं परास, परास पर धीरे धीरे नरम पड़ते हैं, धीरे धीरे। अक्रिस्टलीय ठोस जैसे रबर है, टायर है, कांच है, उसे आप गर्म करके देखो, उसका फिक्स नहीं होता कि इस ताप पर ये गलेगा, वो धीरे धीरे अपना पिघलते रहेंगे जैसे जैसे उनका तापमान बढ़ता रहेगा, उसका कोई फिक्स नहीं होता। नंबर तीसरा गुण है विदलन। अब विदलन क्या होता? विदलन कहते हैं काटने को। विदलन मतलब काट देना, तोड़ देना। तो जब हम क्रिस्टलीय ठोसों को किसी तेज धारदार औजार से काटते हैं तो हमें एक स्पष्ट विदलन नजर आता है। स्पष्ट मतलब जैसे इसे काटेंगे तेज धार से तो ये जो सतह, नई सतह बनेगी वो बिल्कुल चिकनी होगी और स्पष्ट होगी। इसे बोलते हैं हम कि क्रिस्टलीय ठोसों को अगर तेज धार औजार से काटा जाए तो वो कैसा विदलन शो करते हैं? स्पष्ट विदलन। यहाँ पे स्पष्ट विदलन प्रदर्शित करते हैं। मतलब विदलन का मतलब क्या समझ लो? काटने से समझ लो। यह सतह कि जब वो अलग हुए तो उनकी सतह कैसी आई? बढ़िया आई नहीं। तो जब क्रिस्टलीय ठोसों को तेज धार औजारों से काटा जाता है तो वो स्पष्ट विदलन शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और ये कैसा विदलन प्रदर्शित करेंगे?
अस्पष्ट, क्योंकि ये जो नई सतह बनाते हैं वो खुरदरी होती है। जैसे आप टायर को काटने लगो तेज धारदार औजार से, तो वहां उसकी सतह पर क्या आ जाएगा, खुरदरापन आ जाता है। तो अस्पष्ट विदलन, अस्पष्ट विदलन शो करते हैं। विदलन समझ में आ गया। फिर कोई जनरली ये ज्यादा मुख्य बातें नहीं है, फिर भी हमें इन्हें ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अच्छा, नई सतह जो होती है वो कैसी होती है, खुरदरी। विदलन मतलब सतह कैसी निकल के आ रही है काटने के बाद। जैसे आप पनीर को काटो तो पनीर की बिल्कुल सतह कैसी आएगी, बढ़िया आएगी, एकदम प्लेन चिकनी, अगर आप चाकू से काटते हो। परंतु किसी रबर को या अन्य चीजों को, टायर को काटते हो, तो वो सतह जो आएगी नई, वो खुरदरी होगी। नई सतह कैसी होगी, खुरदरी। नई सतह खुरदरी, तो उसे कहेंगे कि स्पष्ट विदलन नहीं है भाई, ये अस्पष्ट विदलन है। अगला गुण पढ़ते हैं हम, प्रकृति। प्रकृति ये पूछ लिया जाता है कि भाई क्रिस्टलीय ठोस कैसा विदलन शो करते हैं, तो स्पष्ट विदलन शो करते हैं। प्रकृति कैसी होती है, ये होते हैं भाई जब इनकी ज्यामिति निश्चित है, इनके अणुओं की व्यवस्था ठीक है, कणों की व्यवस्था ठीक है, निश्चित ताप पर पिघलते हैं, तो इन्हें बोला जाता है वास्तविक ठोस। ये कैसे है, वास्तविक ठोस, वास्तविक ठोस, ठीक है। इन्हें क्या बोला जाता है, वास्तविक ठोस। और इन्हें बोला जाता है इसी कारण आभासी ठोस। आभासी मतलब झूठे, या जैसे प्रतिबिंब रहता है ना, दिखता है या नहीं दिखता है, आभासी। ये अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, इसी वजह से आभासी ठोस होते हैं, और ये वास्तविक ठोस कहलाते हैं। अब अगला गुण पढ़ते हैं। तो इन गुणों को आप अच्छे से याद कर लें, जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसे बार बार समझें और ठीक से नोट्स बना लें। मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है हमने विद्यालय के नाम का, उस पर अपने नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, फिर आप नोट्स बना सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगला गुण है शीतलन वक्र। ठीक, इंपॉर्टेंट बात है। तो शीतलन वक्र कैसा होता है, तो कहने को कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका शीतलन वक्र असतत वक्र होता है, असतत, और इनका जो होता है वो सतत वक्र होता है। इसका क्या मीनिंग है, तो देखो मैं बताता हूं आपको। यदि हम यहां समय और तापमान के बीच ग्राफ खींचे, समय और तापमान के, मान लीजिए यहां कोई द्रव है और यहां भाप के रूप में है, यहां भाप, ये भाप है और इसका टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड है। भाप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर भाप बनती है ना, तो अगर हम इसे ठंडा करें, तापमान कम करें, तो तापमान कम होते होते मान लीजिए 110 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 105 डिग्री सेंटीग्रेड और ये आ जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, जल उबलने लगता है। तो अब तो हम इसे ठंडा कर रहे हैं, 120 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसका तापमान हम कम कर रहे हैं, तो ये जैसे जैसे नीचे आएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा, तो यहां ये रुकेगा ऐसे करके। क्यों, क्योंकि जब तक सारी भाप, टेम्परेचर क्यों नहीं गिर रहा है अभी, जब तक सारी भाप ये द्रव में नहीं बदल जाएगी, जब तक सारी भाप द्रव में नहीं बदल जाएगी, ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। अब सारी भाप द्रव में बदल गई, तो फिर ये टेम्परेचर इसका घटेगा और घट के आपका यहां पहुंचेगा। अब मान लीजिए यहां 50 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, यहाँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, फिर यहाँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, फिर यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। अब आप देखते हो
कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, कोई द्रव ठोस में बदलना स्टार्ट हो जाता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर तब तक नहीं जाना है जब तक सारा द्रव ठोस में नहीं बदल जाता। सारा द्रव पहले ठोस में कन्वर्ट होगा, फिर ये टेम्परेचर नीचे की ओर बढ़ेगा। तो तुम देख रहे हो कि आपका जो ग्राफ आया है वो कैसा है कि पहले घट रहा है, फिर रुक गया, फिर घटा, फिर रुक गया, फिर घटा, फिर कहीं रुकेगा। तो इस वक्र को, इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, असतत वक्र बोलते हैं, कि लगातार नहीं हो रहा है, सतत, कंटिन्यू, सतत कहते हैं कंटिन्यू को, और असतत मतलब हो रहा है रुक रहा है, हो रहा है रुक रहा है, तो ये असतत ग्राफ कहलाता है। ये बात समझ में आई कि ये, फिर से सुनिए, कि जब हम तापमान और समय के बीच ग्राफ खींचते हैं, मान लीजिए कोई क्रिस्टल ठोस भाप अवस्था में है, और भाप अवस्था से जैसे उसका टेम्परेचर, तापमान गिराया जाता है, कम किया जाता है, तो जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आता है तो वो द्रव में बदलता है। अब सारी की ये ताप तब तक नीचे नहीं जाएगा जब तक सारी भाप द्रव में नहीं बदल जाती। जैसे ही सारी भाप द्रव में बदल जाती है तब ये नीचे की ओर जाना, अवस्था परिवर्तन हो रहा है। यहाँ क्या होता है, अवस्था परिवर्तन। तो ये अवस्था जब तक इस सारी अवस्था में नहीं आ जाती, द्रव अवस्था में नहीं आ जाती, तब तक आपका ताप नीचे नहीं घटेगा। तभी तो यहाँ रुक गया। तो यहां से यहां तक का जो समय रहा वो आपका भाप को द्रव अवस्था में बदलने का रहा, फिर घटेगा, सारा द्रव अब बन गया है। तो द्रव जब ठोस में कन्वर्ट होगा तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा द्रव ठोस में बदला तो आपका टेम्परेचर नीचे नहीं जाएगा, जबकि सारा द्रव जब तक ठोस में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा तब तक आपका टेम्परेचर नीचे नहीं जाएगा। इसे, ये अवस्था परिवर्तन होता है, और इससे हमें पता चलता है कि क्रिस्टलीय ठोस का जो वक्र रहता है वो असतत रहता है। परंतु इधर देखें, इसका जो वक्र रहता है, तापमान, टेम्परेचर और तापमान और समय, वो कैसा रहेगा भाई, वो रहेगा आपका कुछ इस तरह से, ऐसे सतत। क्यों इसे बोलते हैं सतत, कि वो तो अपना टेम्परेचर दे जा रहे हो, धीरे 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 अपना पिघल रहा है, जल रहा है, फिर उड़ रहा है, तो वो सतत वक्र कहलाता है। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस, कुल मिला के हमें पढ़ना क्या था कि जो क्रिस्टलीय ठोस है उसका शीतलन वक्र कैसा होता है, असतत होता, और क्रिस्टलीय ठोस का जो शीतलन वक्र होता है वो कैसा होता है, सतत होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला को डिस्कस करते हैं। अगला गुण है हमारा दैसिकता या परास। परास लेते हैं। परास क्या होती है, रेंज होती है। अब रेंज क्या होती है, जैसे मैं हाथ घुमाऊं, मेरे हाथ की रेंज कहां तक है, कहां तक मैं एरिया घेर सकता हूं, यहां तक जा रहा है, ये मेरी रेंज है, मेरे हाथ की रेंज है। ठीक है, सोचने की रेंज अलग होती, सोचने समझने की रेंज अलग होती। तो ऐसे रेंज मतलब क्षमता कह सकते हैं कि इसकी क्षमता या इसका एरिया कहां तक ही घेरेगा। तो परास का मतलब होता है रेंज या क्षमता। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, अब हमने शुरू से पढ़ा कि इनकी जो कणों की व्यवस्था है वो कैसी है, बढ़िया है, एक दूसरे से अच्छे से जुड़े हुए हैं, एक व्यवस्था के तहत जुड़े हुए हैं, ज्यामिति इनकी निश्चित है। तो ये अगर ये वही वाली बात हुई, अगर कोई मिस्त्री नीचे से नींव रखता है और वो ठीक ना रखे, नीचे चौड़ी ना रखे और नीचे से ही 4 इंची की दीवार चलाए, तो वो दीवार ज्यादा लंबी आपकी नहीं चल सकती। या ईंटों को व्यवस्थित तरीके से ना रखे, काट के ना रखे, तो वो ज्यादा लंबी व्यवस्था नहीं बनेगी, है ना, वो दीवार ज्यादा लंबी नहीं हो सकती। पर जब कणों को अच्छे ढंग से रखा जाता है, व्यवस्थित तरीके से उन्हें काट काट करके दराज उनकी, तो एक लंबी दीवार हम बना सकते हैं और ऊंची दीवार, तो उसे बोलते हैं दीर्घ परासी व्यवस्था, है ना। तो ऐसे ही क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो दीर्घ परासी होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, दीर्घ परासी व्यवस्था रखते हैं, यह दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। अब ये कैसी होती है, लघु परासी व्यवस्था होती है।
क्योंकि ये अनियमित ज्यामिति होती है और अनिश्चितता होती है इनके परमाणु की व्यवस्था में, तो ये ज्यादा लंबे अणु नहीं बना पाते, है ना। और अब लास्ट में एक गुण दैसिकता। दैसिकता, तो दैसिकता क्या है, मतलब दिशा को निर्धारित करने वाला। दैसिकता क्या होती है कि ये विषम दैसिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, पहले मैं लिख देता हूं, विषम दैसिक। और ये क्या होते हैं, समदैसिक। कैसे भाई, ये विषम दैसिक कैसे होते हैं कि अभी अभी मैंने मॉलिक्यूल दिखाया था आपको, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव ये। देखिए, विषम दैसिक का मतलब होता है कि अगर हम इस अणु को इधर की ओर देखें ऐसे करके, तो देखने में आपको पता चल रहा है कि Na के बाद Cl के बाद Na और उसके बाद Cl। परंतु अगर मैं यहां से देखूं इस दिशा से, तो आपको एक व्यवस्था अलग नजर आएगी। इधर एक अलग व्यवस्था है, Na प्लस Cl नेगेटिव, मतलब कण ऐसे जुड़े हुए हैं, और इधर कैसे है, Na पॉजिटिव Na पॉजिटिव Na पॉजिटिव। ऐसे क्या है कि ये अगर भिन्न भिन्न दिशाओं से देखा जाए तो इनके भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इधर को गुण अलग होगा, इधर को गुण अलग होगा। अभी भौतिक गुण क्या होते हैं, जैसे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा। अपवर्तनांक क्या होता है, विशेष एंगल पर उसका मान अलग होता है, हर एंगल पे मान अलग होता है। तो आप इधर से देखेंगे तो यहाँ एंगल चेंज है, तो अपवर्तनांक का मान अलग होगा, और यहां से देखेंगे तो यहाँ एंगल चेंज है, तो अपवर्तनांक का मान अलग होगा। तो जब किसी ठोस को भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर उसके गुणों में भिन्नता देखी जाती है या भिन्न भिन्न गुण प्राप्त होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, विषम दैसिक। मतलब भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर भिन्न भिन्न गुण हमें मिलते हैं, भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, विषम दैसिक। परंतु आप अगर इसे देखें, इस मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल को, तो आप इस दिशा में देख लो, इस दिशा में देख लो, इस दिशा में देख लो, तो आपको सेम भीड़ नजर आ रही है, हर दिशा में एक जैसी भीड़ नजर आ रही है। तो ये कैसे रहते हैं, समदैशिक। ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आपका लंच होता है, स्कूल का कोई लंच हो गया, जैसे ये तो ऐसा हो गया जैसे प्रेयर हुई तो 6 के बच्चे अलग खड़े हैं, 7 के अलग खड़े हैं, 8 के अलग खड़े हैं, इधर से देखोगे तो 6 7 8, इधर से देखोगे तो 6 6, तो ये विषम दैसिक। परंतु जब लंच में हम उन्हीं बच्चों को देखते हैं तो इधर से देखते हैं तो भी 6 7 8 9 10 की भीड़ दिखाई देती है, और दूसरे एंगल से देखते हैं तो उधर से भी वो सब बालक चमकते हैं, तो ये कहलाता है समदैशिक। अब लास्ट में मैं इनके एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ कि इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, क्रिस्टलीय ठोस के और अक्रिस्टलीय ठोस के, कि आपको छांटने में भी आसानी होगी फिर बुक से। तो इनके एग्जाम्पल हैं भाई, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है क्रिस्टलीय ठोस का NaCl, फिर क्वार्ट्ज क्या होता है, नेफ्थेलीन, और अगर हम बात करें बेंजोइक एसिड COOH, ये बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक लिख लेना, ये KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, मैं नाम बता दे रहा हूँ और आपको लिख लें। दूसरा, इसके क्या एग्जांपल होंगे, ये NaCl पूछा है कैसा ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है, क्वार्टेज भी कैसा ठोस है, तो मैं आपको क्वार्टेज बताऊंगा बाद में कि क्या है। अब कांच, इसमें क्या आएगा, जिसमें भी कांच लगा हो,
वो सब कैसे एक्रिस्टलेट होंगे, जहां भी रबड़ आ जाए वो सब क्या होगा, एक्रिस्टलेट होगा। दूसरा क्वार्ट्ज कांच, प्लास्टिक, क्वार्ट्ज कांच, प्लास्टिक, और आपको पॉलीयूरेथेन, पॉलीयूरेथेन हो गया। और उसके बाद पॉलीयूरेथेन, टेफ्लॉन, सेलोफेन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी रबर होती है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, रेसा कांच। तो ये सब मैंने इतने सारे इसलिए लिखवाए, जनरली आप कितना ध्यान रखें, थोड़ा बहुत कांच, रबड़ और कार्टेज NaCl। ये आपको क्वेश्चन है आपकी पुस्तक में, पाठ्य नियत क्वेश्चन में, तो वहाँ डिफर करने में आपको अंतर पता चल जाएगा। तो इसके नोट्स में व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, पहले उसे ज्वाइन करें। ज्वाइन कैसे करेंगे कि आप मुझे या तो नंबर भेजें और मैं आपको जोड़ दूंगा नोट्स में, वहाँ लिख दूँ, वहाँ भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिससे आप सही से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और किसी को अगर कोई दिक्कत है तो मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकता है। ठीक है, हाँ, ओके।